वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 8 जो कि है अबाउट द असेसमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिजीज़ ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स और उसकी असेसमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को किस तरह असेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू लुक एट द लोकेशन ऑफ द हार्ट देन यू कैन फाइंड हियर बिटवीन द टू लंग्स। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अक्सर जो हम कंफ्यूज होते हैं कि हम ये समझते हैं कि जो एपेक्स है वो ऊपर, नॉर्मल रूटीन में एपेक्स ऊपर होता है और बेस नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में हमेशा एपेक्स, हम जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें वेंट्रिकल्स है उसको हम एपेक्स बोलते हैं, और जहाँ पे एट्रियम है, लेफ़्ट और राइट एट्रियम है, वहाँ पे उसको हम बेस बोलते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट जिसको आप लोग अपने जहन में रखें। ओवरव्यू ऑफ एनाटॉमी, द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स, ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्ड एंड वेनस। अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें तो जिस तरह नॉर्मल सिंपल हमने एक सर्कुलेशन पढ़ी थी, हार्ट सर्कुलेशन, जो कि आप सबको पता है, बेसिक में आप लोगों ने पढ़ चुके कि ब्लड, सबसे पहले ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से। ये सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, फिर लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल के बाद वो सीधा चला जाता है एओर्टा में। सो दिस इज़ द नॉर्मल सर्कुलेशन जो कि हम सबको पता है, आप सब इसको पढ़ चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट है अबाउट द हार्ट सर्कुलेशन की। जो वेल्व है कि उसमें मेट्रल वेल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल है, वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसको आप लोग हम वन बाय वन ऑलरेडी और भी डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी को हम कंटिन्यू करते हैं। द कंडक्शन सिस्टम, जो कि हम जानते हैं कि जितना भी हार्ट का जो रेट है या जो हार्ट बीट है, जहाँ से हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, उसका जो बेसिक एक कंडक्शन सिस्टम है वो हम सबको पता होना चाहिए कि वह कहाँ से शुरू होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू लुक एट द पॉइंट नंबर 1, सो दिस इज़ द एस ए नोड, सेनो-एट्रियल नोड। ये आपके एट्रियम के ऊपर होता है, एस ए नोड्स, और एस ए नोड के बाद फिर है ए वी नोड, एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, जो कि आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान होता है। ठीक है, ए वी नोड। उसके बाद नंबर 3 पे आता है एवी बंडल ऑफ हिस, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कि दीज आर, आप देख सकते हैं कि जो एंट्रीवेंट्रिकुलम है उनके सेप्टम के दरमियान बंडल ऑफ हिस है। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, यहाँ पे ये राइट है और ये लेफ्ट है, दो बंडल ब्रांचेस आपको मिल रही है। और फिर यहाँ एंड पे ये 5 नंबर पे आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये इस तरह पूरे वेंट्रिकल के साथ चला जाता है। दीज आर द परकिंजी फाइबर्स। ठीक है, सो हम इसको ज़रा जहन में रखें कि जहाँ से भी कंडक्शन सिस्टम शुरू होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एस ए नोड से, एस ए नोड से कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है। फिर वहाँ से कंडक्शन सिस्टम का मतलब ये कि करंट जनरेट होना, वहाँ से जो आपकी एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ करंट रिक्वायर्ड होता है। उस करंट को जनरेट करने के लिए अल्लाह पाक ने इंसान के दिल में इस तरह की, जिस तरह हम बाहर से टीपीएम डालते हैं, टेम्परी पेस मेकर डालते हैं, दिस आर एक्चुअली द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो ऐसे नोड्स हैं इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। क्या होता है कि हम टीपीएम क्यों लगाते हैं, टेम्परेरी पेस मेकर की, जो ऐसे नोड्स हैं या एवी नोड्स हैं, ये अपना काम करना बंद कर देते हैं ड्यू टू सम डिजीज़, ड्यू टू सम ब्लॉकेज, कंडक्शन सिस्टम में कोई इनकी एबनॉर्मलिटीज़, जिसकी वजह से अपना काम नहीं कर पाते प्रॉपरली। सो दैट्स वाई वी पुट द पेशेंट ऑन टेम्परेरी पेस मेकर। उसको हम टेम्परेरी पेस मेकर लगाते हैं ताकि जो कंडक्शन सिस्टम है वो बरकरार रहे और हार्ट बीट प्रॉपरली प्रोड्यूस हो। सो दिस ऑल आर द सिस्टम जहाँ से करंट जनरेट होता है। कि हमने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नोड्स के बाद फिर आपकी एंट्री वेंट्रिकुलर नोड्स है, एवी नोड्स, और फिर आप बंडल ऑफ हिस में आते हैं। यू कैन सी हियर दिस द बंडल ऑफ हिस, पॉइंट नंबर 3। एंड यू कैन सी राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। यू कैन सी कि आपके राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोनों के साथ 2 ब्रांचेस लगे, तो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस, एंड आफ्टर ऑल आपके परकिंजी फाइबर्स। सो दिस इज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, जहाँ से करंट जनरेट होता है। कार्डिक साइकिल की अगर हम बात करें कि कार्डिक साइकिल क्या है, जिसमें आपके डायस्टोल एंड सिस्टोल है। ठीक है, डायस्टोल क्या है कि जहाँ पे आपके जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, एंड सिस्टोल में क्या है कि वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स रिलैक्स का मतलब ये है कि जो आपके एट्रियम है, 2 एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, वहाँ से ब्लड फिलअप होता है आपके वेंट्रिकल्स में।
राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड फिलअप होना, उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। और फिर वही राइट एंड लेफ्ट, फिर वहाँ से जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पुश करता है टुवर्ड द एओर्टा और टुवर्ड द पल्मोनरी वेन, तो उस पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि आपका राइट वेंट्रिकल ब्लड पुश करता है टुवर्ड द पल्मोनरी आर्टरी एंड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पुश करता है टुवर्ड द एओर्टा। सो उसको फिर हम सिस्टोल बोलते हैं कि आपके जो वेंट्रिकल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। सो 2 फेज़ है इसके। नंबर इसको हम लुप डुप इसको बोल सकते हैं। अनस्कल्टेशन जब आप सुनते हो तो आपको लुप डुप की आवाज़ सुनाई देगी। नॉर्मल हार्ट साउंड है ये लुप की, जो इसको हम S1 साउंड बोलते हैं। S1 साउंड हम बोलते हैं लुप को, जिसके वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाए। मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या है कि आपके ब्लड, आपके जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और ब्लड पुश करते हैं टू क्लोजिंग ऑफ द मेटल वॉल्व्स एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब आपके ट्राइकस्पिड एंड मेटल वॉल्व दोनों क्लोज होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, हमने बोला था कि हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है। दिस इज़ द ट्राइकस्पिड और दिस इज़ द मेटल वॉल्व, ठीक है। सो आपके जो S1 साउंड्स है जब आपके मेटल वॉल्व्स और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, और उसके बाद जो वेंट्रिकल डायस्टोल है जिसको हम S2 साउंड बोलते हैं, जिसको डुब की आवाज़ सुनाई देगी, वो क्लोजिंग ऑफ द इंट्रोवेंट्रिकल वॉल्व एंड पल्मोनरी वेल्व्स, ठीक है। जो आपके पल्मोनरी वॉल्व्स हैं और इंट्रोवेंट्रिकल वॉल्व्स हैं, ये दोनों जब क्लोज हो जाते हैं तो वहाँ से जो साउंड जनरेट होता है उसको डुब बोलते हैं, उसको S2 का नाम दिया जाता है। सो जो बेसिक 2 साउंड्स है जो कि हमें नॉर्मली सुनाई देती हैं वो S1 एंड S2 साउंड्स है, और आपको हमने बता दी कि वो कैसे जनरेट होते हैं और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो लुप डुब से की जा सकती है। अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स पे अगर आ जाए, हमें नॉर्मल की बात करें तो इसमें हमारे पास मर्मर्स है, एक्स्ट्रा हार्ट साउंड S3 एंड S4 है। S3 वॉल्यूम वॉल लोड टू वेंट्रिकल वेलुलर लीजन्स, ठीक है, और S4 भी सेम। तो उसको फिर हम भी आगे डिस्कस करते हैं। अब हम हिस्ट्री टेकिंग पे अगर आ जाए पेशेंट्स की, हमने हिस्ट्री लेनी है। जो भी हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हमने जब असेसमेंट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले आप पूछते हैं एज के हवाले से, क्योंकि एज बहुत एक बड़ा फैक्टर है। जितने भी कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनमें एक बड़ा फैक्टर एज का होता है। तो आपने एज पूछनी है। टोबैको यूज़ के उनकी कब से उन्होंने टोबैको स्टार्ट की है, टाइप्स क्या है, ड्यूरेशन कितनी है, ईयर सिंस क्विटिंग, अगर छोड़ दिए है तो कब से छोड़ी है, स्मोकिंग वगैरह, टोबैको यूज़, जो भी वो टोबैको यूज़ कर रहा है। एक्सरसाइज हैबिट्स क्या है, अमाउंट, टाइप, ड्यूरेशन, रिस्पॉन्स, न्यूट्रिशन क्या है, यूजुअल डाइट वो क्या लेते हैं, फैटी डाइट लेते हैं, साल्ट कितना लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल, कैलोरीज इनटेक ये आपने पूछनी है पेशेंट से। वेट रिसेंट चेंजेस आपने पूछनी है, प्रेजेंट ओबीस तो नहीं था। अल्कोहल यूज़ आपने पूछना है पेशेंट से, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी के हवाले से, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, एबिलिटी एंड मेथड्स, सेल्फ और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, रिमेटिक फीवर, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, अर्ली डेथ्स, कंजेनिटल हार्ट इफेक्ट्स। आपने फैमिली हिस्ट्री के हवाले से पूछनी है कि उनकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई रिमेटिक फीवर तो नहीं है, कोई इस तरह अर्ली डेथ तो किसी की नहीं हुई, कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ तो नहीं है किसी को। सो यू हैव टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर पेशेंट व्हेन यू आर टेकिंग हिस्ट्री अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन के बारे में अपने पूछना है पेशेंट से। डिस्पनिया, अटोपनिया, कफ, लेग क्रैम्प्स, एक्सट्रीमिटीज़, कोल्डनेस, टिंगलिंग, numbness, cyanosis, lesions, varicosities, and short healing edema, ड्रग हिस्ट्री, मेडिकेशन यूज़, प्रिस्क्रिप्शन एंड OTC, क्योंकि वो कोई ओवर द काउंटर ड्रग्स तो नहीं ले रहा, या सिनकोप, उसको कोई भी बेहोश तो नहीं हुआ पेशेंट। दीज ऑल आर द क्वेश्चंस व्हेन यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर पेशेंट्स। और ये बहुत ही सिंपल, आपने विद इन मिनट्स आपने उसको एग्जामिन करना है, विद इन मिनट्स आपने ये क्वेश्चंस पूछने हैं। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि सारे जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज़ वो करता है, उसका कोई वेट ज़्यादा है, या उसके न्यूट्रिशन में वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेता है, या उसके एक्सरसाइज हैबिट्स नहीं है, या वो टोबैको ज़्यादा यूज़ करता है, या उसको कोई अल्कोहल यूज़ है, तो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर। या उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से पेशेंट को कोई भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई डिजीज़, कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आप पूछ सकते हैं अंजाइना, माइकार्डियल इन्फार्क्शन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। वो आप पूछ सकते हैं कि कभी आपको अंजाइना तो नहीं हुआ, चेस्ट पेन तो नहीं हुआ पेशेंट को, या कभी MI तो आप डायग्नोज नहीं हुआ, कोई IHD तो नहीं है, कार्डिक सर्जरी, बाईपास वगैरह तो नहीं हुआ, कैबेज तो नहीं हुआ, एट्रियल फिब्रिलेशन, कोई AF या कोई वेंट्रिकुलर VT वगैरह तो पेशेंट को नहीं चला, और एनी अदर डिस्टर्बेंस विद ट्रीटमेंट
या वारफरीन तो नहीं ले रहा, रिमोटिक फीवर है, एंडोकार्डाइटिस है, थायराइड डिजीज़ है। फिर सोशल हिस्ट्री में आप पेशेंट्स की एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, होम अरेंजमेंट्स, एनी कैरियर प्रेजेंट्स, एड और एडाप्टेशन स्टेज एंड सो ऑन, कि वो स्टेज पे चढ़ सकता है या उनको कोई वो खुद अपने काम कर सकता है या कोई उनको कोई एड लेने की ज़रूरत होती है। सो दीज आर द हिस्ट्री विच यू हैव टू टेकन फ्रॉम योर पेशेंट। सब्जेक्टिव डेटा पे हम आते हैं। तो सब्जेक्टिव डेटा में आपने चेस्ट पेन की अगर बात करें कि आपने अगर पेशेंट से पूछना है चेस्ट पेन एंड पेशेंट सेज कि यस मुझे चेस्ट पेन है, सो आपने उनके पास फिर वही कॉलडेरा वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसको आपने जहन में रखना है कि उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी ऑनसेट क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, क्वालिटी क्या है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, एसोसिएटेड इसकी फैक्टर्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, आपने ये सारी पेशेंट से चेस्ट पेन के हवाले से पूछनी है। अगर डिस्पनिया है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, सो यू हैव टू आस्क द पेशेंट ऑफ द ऑनसेट कि वो कब से शुरू होती है, आपको दिन में होती है, नाइट पे होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, हाउ मच एक्टिविटी ब्रिंग इट्स ऑन, कितना काम करते हो तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है या डिस्पनिया हो जाता है, डिफ़िकल्टी हो जाती है। ड्यूरेशन क्या होती है, इफेक्टेड बाय पोजीशन, अगर पोजीशन चेंज कर लेते हो तो ठीक होता है, नहीं होता, अवेकनेस एट नाइट या नाइट को आप इसकी वजह से जाग जाते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन व्हेन यू आर डिटरमिनिंग द chest pain and dyspnea. Then you have to ask about the orthopnea, how pillows do you sleep with. अर्थोपनिया है कि जो पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है इन ब्रीथिंग व्हेन पेशेंट इज स्टैंडिंग, ठीक है, तो उसमें जो अर्थोपनिया है कि अपने पेशेंट से पूछने है कि वो कितने पिलोज रखता है या इस तरह से वो किस तरह से उसके पैटर्न क्या है सोने का, कफ क्या है, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, एसोसिएटेड विद एक्टिविटी, प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है, कफ के बारे में पूछना है। सनोसिस, स्किन कलर चेंज तो नहीं हुआ कोई, फटीग, टायर्ड इजीली कि वो जल्दी तो नहीं थक जाता, ऑनसेट क्या है, व्हेन डज इट अकर, रिसेंट चेंजेस, इडीमा, ऑनसेट, रिसेंट चेंजेस, हाउ मच स्वेलिंग इज देयर, डज इट गेट बेटर, एनी एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट से करने हैं। नक्चोरिया, पेशेंट्स अवेकन एट नाइट फॉर यूरिन, ठीक है, अवेकन एट नाइट हाउ फ्रिक्वेंटली, वो कितनी दफ़ा जाग जाते हैं, रिसेंट चेंजेस तो नहीं है कोई, पास्ट हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ एनी कार्डियक डिजीज़, एवर बीन ट्रीटमेंट ऑफ फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स और हेड सर्जरी, लास्ट EKG कब हुई है, स्ट्रेस टेस्ट तो नहीं हुआ या कब हुआ था, सीरम कोलेस्ट्रॉल या एको, ये सारी आपने उनकी जितनी भी डायग्नोस्टिक हिस्ट्री है वो भी आपने पेशेंट से पूछनी है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी कार्डियक डिजीज़ और सडन डेथ एट यंग एज, अगर किसी को यंग एज में कोई डेथ हुई है तो आपने वो भी पूछना है। किसी के पर्सनल हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, एक्सरसाइज, डाइट, दीज आर द पैटर्न, ये सिर्फ सारे वो पैटर्न हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जिस पैटर्न के थ्रू आप अपने पेशेंट से हिस्ट्री ले सकते हैं। आपने उसकी सारी सोशल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, डाइटरी हिस्ट्री, एक्सरसाइज पैटर्न, स्लीप पैटर्न, यूरिन पैटर्न, ठीक है, ये सारी आपने वन बाय वन उनसे अपने एक एक दो क्वेश्चन करने हैं ताकि आपको एक ब्रीफ समरी मिल जाए अपने पेशेंट से रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को असेस करने के लिए। जो इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपको स्टेथोस्कोप विद बेल एंड डायफ्राम, आपको ये रिक्वायर, रूलर, लाइट सोर्स, डॉपलर ऑप्शनल, अगर आपके पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड है तो ऑप्शनल है तो अच्छी बात है, एंड बीपी अपरेटस, दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम असेसमेंट। पोजीशनिंग जो आपने पेशेंट की करनी शुड बी सीटेड लीनिंग बैक टू 45 डिग्री। आपने पेशेंट को जिस तरह हम सेमी फॉलर पोजीशन बोलते हैं या फॉलर पोजीशन, आपने उसको फॉलर पोजीशन पे पेशेंट को बिठाना है ताकि वो कंफर्टेबल रहें। सपोर्टेड बाय पिलो विद देयर चेस्ट, आर्म्स एंड एंकल्स, ठीक है, तो आप उनके चेस्ट में, उनके आर्म्स में, उनके अगर वो उसको आपने सपोर्ट देना है फॉर पीरियड एक्सपोज्ड। हेड शुड बी वेल सपोर्टेड अलाउइंग रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इन द नेक, उसके हेड को अपने प्रॉपरली सपोर्ट करना है ताकि उसकी मसल्स की जो नेक के मसल प्रॉपरली रिलैक्स रहे। रूम इज़ वार्म एंड दैट देयर इज़ इनफ प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने मेंटेन रखनी है। ब्लड प्रेशर सीटेड एंड स्टैंडिंग, डू दिस एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। आपने ब्लड प्रेशर जो पेशेंट का लेना है तो सबसे पहले आप जब एग्जामिनेशन शुरू करते हो तो आपने पहले पेशेंट का स्टैंडिंग पोजीशन में और उसके बाद आपने सिटिंग पोजीशन में ब्लड प्रेशर लेना है। अगर हेड टू टू कार्डिक क्लूज़ की हम बात करें कि आपने कौन कौन से क्लूज़ आपने देखने हैं या आप जब जैसे ही पेशेंट को असेस करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
हेयर की बात करें तो ब्रिटल ड्राई हेयर होगी, ठीक है। आपने इसको देखना है कि कभी ब्रिटल ड्राई तो नहीं है। थिंक पुअर न्यूट्रिशन पॉसिबली ड्यू टू कार्डिक और वेस्कुलर इंसफिशिएंसी, उसकी वजह से हो सकता है आइज वास्कुलर चेंजेस में बी रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उसमें वेस्कुलर चेंजेस आते जा सकती है। रेज्ड येलो ऑरेंज फ्लेक अंडर आईलिड्स में इंडिकेट क्रॉनिक सीरम कोलेस्ट्रॉल एलिवेशन। अगर कोई येलो ऑरेंज प्लेक है आईलेट्स के नीचे, ठीक है, तो आप जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है आईलेट्स के नीचे, तो अगर कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो वो आपको इंडिकेट करती है कि पेशेंट का क्रॉनिक कोलेस्ट्रॉल एलिवेशन है। लिप्स और टंग को आपने देखना है फॉर ब्लू टेंच, कि वो कोई ब्लूइश तो नहीं है। थिंक साइनोसिस या ड्राई डिहाइड्रेशन, आपने उस लिप को देखना है। जुगुलर वेन डिस्टेंडेड व्हेन क्लियर एट 45 एंगल, थिंक हाइपरवोलेमिया। राइट साइड हार्ट फेलियर, पेरिकार्डियल टेम्पनेट और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, आपने इसको भी मॉनिटर करना है। चेस्ट अस्कल्टेट इफ क्रेकल्स रेड्स, कंसिडर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, असेस रेड रिदम एंड प्रेजेंस ऑफ मर्मर्स। आपने चेस्ट को अस्कल्टेट करना है। अगर आपने रेड सुन लिया, क्रेकल साउंड सुना है, इट्स मीन कि पेशेंट को माइट भी लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है। सो यू हैव टू असेस द पेशेंट फॉर द रेड रिदम एंड द प्रेजेंस ऑफ मर्मर्स। ब्लड प्रेशर ओवर 135 से 85 में इंडिकेट हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर 135 से 85 के ऊपर है तो आप हाइपरटेंशन आप इंडिकेट कर सकते हो वो आपको। एब्डोमिन फ्लूइड एक्युमुलेशन आपने देखनी है कि कोई एसाइटिस तो नहीं है, इनलार्ज तो नहीं हुआ। टेंडर लीवर में इंडिकेट। राइट साइड हार्ट फेलियर, पल्सेटिंग मास बाय में इंडिकेट। स्किन को आपने देखना है ड्राई कूल में भी फ्रॉम पोर न्यूट्रिशन। ब्लू टेंच इंडिकेट साइनोसिस। पेलर में सजेस्ट एनीमिया और डिक्रीज इन सर्कुलेशन। फिर आपने सेक्रम को देखना है, चेक फॉर एडीमा एंड प्रेशर एरिया इन इमोबलाइज क्लाइंट्स। आपने सेक्रम को देखना है कि वहाँ पे अगर पेशेंट इमोबलाइज है सो माइट भी कि पेशेंट को कोई बेड सोर, कोई प्रेशर अल्सर डेवलप हो, सो आपने यू हैव टू मॉनिटर फॉर दिस एज वेल। उसके बाद आपने नेल्स देखनी है। क्लबिंग में इंडिकेट क्रॉनिक लॉक्स इन सिचुएशन। अगर क्लबिंग है नेल्स में तो आपको इंडिकेट करती है कि सिचुएशन कम है। एज एन कंजेनिटल कार्डिक और पल्मोनरी डिजीज। थिक नेल्स, पुअर न्यूट्रिशन एंड इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी। अगर थिक नेल्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि पेशेंट की न्यूट्रिशन पुअर है या ऑक्सीजन की डिलीवरी कम है वहाँ पे। लोअर एक्सट्रीमिटीज़, एब्सेंस ऑफ हेयर एंड थिन स्किन आर साइन ऑफ पुअर सर्कुलेशन। कि अगर वहाँ पे हेयर नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि वो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स है। एंड लेग्स एंकल्स फीट में चेक फॉर एडिमा, प्रेजेंस ऑफ पल्सेस, सेंसेशन एंड प्रेशर एरिया। सो यू हैव टू, दीज आर जस्ट द क्लूज कि आपने जब भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की असेसमेंट करनी है तो उसको आप एज अ क्लू यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर ऐसी साइंस नज़र आ जाते हैं तो उसके बाद आप अपना डायग्नोसिस प्रॉपरली बना सकते हैं। फ्रेमवर्क फॉर द कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। अब उसके फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंस्पेक्शन। जनरल इंस्पेक्शन में अपने पेशेंट को देखना है कि पेशेंट इल तो नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है। अब जैसे पेशेंट आपके पास आता है तो आपने जस्ट जनरल इंस्पेक्शन की एंड यू हैव सीन द पेशेंट। आपको जो पेशेंट इल है उसको आपको शक्ल से पता चल जाता है कि पेशेंट इल है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड्स में आपने टेम्परेचर एंड स्वेटिंग देखनी है। नेल्स देखने हैं। रेडियल पल्स में आपने रेट एंड रिदम देखना है। ब्रेकियल पल्स में आपने रेट एंड रिदम देखना है। ब्लड प्रेशर देखना है। फेस, आइज, टंग, कैरोटिड पल्स, जुगुलर वेनस प्रेशर एंड पल्स वेव फॉर्म। इंस्पेक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम, पल्पेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, अस्कल्टेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, अस्कल्टेशन ऑफ द नेक, डायनेमिक मैन्यूवर्स इफ अप्रोप्रिएट, लंग बेसिस, एब्डोमेन, पेरिफेरल पल्सेस, लोअर लिम्स की एडीमा असेसमेंट एंड पेरिफेरल वेन्स। आपने ये सारी चीज़ें जस्ट अपना फ्रेमवर्क बनाना है कि हम इस तरह से अपनी असेसमेंट करेंगे। कि आपने जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो आपने एक फ्रेमवर्क बनाना है, जिस तरह हम अपना एक चार्ट बनाते हैं और चार्ट में हम कहते हैं कि हमने ये काम करना है। सो आपके पास यही सारी चीज़ें हैं कि आपने इंस्पेक्शन करनी है। हैंड्स, रेडियल पल्स, ब्रेकियल पल्स, ब्लड प्रेशर, फेस, आइज, टंग्स, आपने वन बाय वन इसको असेस करना है ताकि आपके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सके। असेसमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिकार्डियल एग्जामिनेशन की बात करें तो फोकसिंग ऑन द इंटीरियर चेस्ट वॉल। आपका जो इंटीरियर, जो फ्रंट, जो हम इंटीरियर हम बोलते हैं फ्रंट को, ठीक है, अपने इंटीरियर चेस्ट वॉल पे अपने फोकस करना है। डिटरमिन द स्टेटस ऑफ अंडरलाइंग कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर। जो अब उसके नीचे जो अंडरलाइंग कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर कौन से है, हार्ट आपका पूरा पड़ा हुआ है तो आपने उसको मॉनिटर करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक, इंस्पेक्शन करनी है। जो हार्ट की आपने एग्जामिनेशन करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें इंस्पेक्शन करनी है, देन पल्पेशन करनी है, देन एस्कल्टेशन करनी है, ठीक है। इसको आप लोग अपने ज़हन में रखें। एट्रियल पल्सेस,
एग्जामिनेशन में एट्रियल पल्स एग्जामिनेशन जो है वहाँ पे आपने क्या देखना है, स्किन, फिर अपनी स्किन को देखना है इज इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, निक वेन वेनस पल्सेस एग्जामिनेशन डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेनस पल्सेशन इन सेंट्रल वेनस प्रेशर, CVP को आप मॉनिटर कर सकते हैं, इंटीग्रेट दिस विन असेसिंग पर्सनस नेक। पेशेंट प्रिपरेशन, आपने किस तरह पेशेंट को प्रिपेयर करना है, यू हैव टू यू शुड हैव अ क्वाइट रूम, खामोशी नहीं चाहिए, प्राइवेसी पोजिशनिंग, सिटिंग और लाइंग ऑन एग्जाम टेबल और बेड, एडिक्वेट लाइटिंग एंड एक्सपोजर ऑफ बॉडी पार्ट्स, आपको बॉडी पार्ट्स प्रॉपर्ली एक्सपोज हो लेकिन प्राइवेसी मेंटेन रखनी लाजमी है। फिर रिकॉर्डिंग एग्जामिनेशन पोजीशन, एग्जामिनर स्टैंड ऑन राइट साइड, आपने हमेशा राइट साइड पे रहना है पेशेंट के, एंड पेरिकॉर्डियल लैंडमार्क्स, आपने पेरिकॉर्डियल लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करना है। So these are the pericardial landmarks. You have to look for this. एयोर्टिक और आपका जो एयोर्टिक एरिया है वो सेकंड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस पे है, ठीक है। यू कैन सी हियर, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता दूँ, ठीक है। अब जो एयोर्टिक एरिया है, अगर हम इसको थोड़ा सा वेयर इज माय, जस्ट 1 मिनट, पोजीशन क्यों नहीं आ रही इस पर, अच्छा वो अभी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको वो प्रॉपर्ली इस पर मार्क कर दूं, लेकिन वो अभी नहीं मिला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फ्रॉम दिस एओर्टिक एरिया जो हमारे पास है, सेकंड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस, यू कैन सी हियर दिस इज द एओर्टिक एरिया विद राइट इंटरकॉस्टल स्पेस। फिर पल्मोनिक एरिया जो है, पल्मोनिक एरिया क्या है, यहाँ पर उसी जगह पे सेकंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपका पल्मोनिक एरिया है। फिर अब्स पॉइंट जो है, जहाँ से आपका थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस है, थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, आप उसको अब्स पॉइंट बोल सकते हैं। देन ट्राइकस्पिड एरिया, आपका ट्राइकस्पिड एरिया यू कैन सी हियर। इसके बाद आपका मिट्रल एरिया फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन पे है। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस टू लेफ्ट साइड, आपको वहाँ पे जो मिड क्लेविकुलर लाइन है वहाँ पे आपका मेथड। सो दीज ऑल आर, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द पेरिकॉर्डियल लैंडमार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी याद रखना है। यू कैन सी हियर फ्रॉम दिस इज द एओर्टिक पल्मोनरी अल्वेरिया ट्राइकस्पिड एंड APETM जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सब कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन जनरल प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो अपने वो क्या है उसी को कंटिन्यू करें। एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फोकस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वाइटल साइंस, BP, पल्स रेट एंड रिदम, रिस्पिरेशन, टेम्परेचर, आपने इसको देखना है। ऑर्थोस्टिक चेंजेस, कोई ब्लड प्रेशर में अप्स डाउन तो नहीं आ रहा, वन पेशेंट स्टैंडिंग और पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन, पल्स पैराडॉक्सिस, BP इंस्पिरेशन मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। फिर पेरिकार्डियम को आपने इंस्पेक्ट करना है, पल्सेटाइल मोमेंट्स कि आपका कोई वहाँ पे पल्सेटाइल मोमेंट्स तो हो रही या नहीं हो रही, उसको आपने इंस्पेक्ट करना है। पल्पेशन, पल्सेटाइल मोमेंट्स, वाइब्रेशंस, फिर अस्कल्टेट करना है हार्ट रेट एंड रिदम, हार्ट साउंड्स एंड मर्मर्स को। एट्रियल पल्सेस आपने देखनी है, veins, peripheral neck, pulse contour and amplitude, distension, height of venous pulsation, palpate and auscultate carotid arteries previously discussed, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको आपने भी मॉनिटर करना है। अच्छा, ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं पल्स की, आपने इसको लाजमी याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ब्रेडिकार्डिया समझ लें कि ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60 एंड टेकिकार्डिया ओवर 100। जो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स बताते रहते हैं, उनसे पूछा जाए कि नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, तो वो कहते हैं 70 to 80। तो 70 से अगर पूछते कि नीचे हो जाए तो क्या वो कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, और 80 से ऊपर तो टेकिकार्डिया। तो ऐसा नहीं है, जो डिफिनीशन प्रॉपर है वो ब्रेडिकार्डिया की डिफिनीशन ये है कि लेस देन 60, और जो टेकिकार्डिया की डिफिनीशन है वो ओवर 100। अगर 101 है तो टेकिकार्डिया हम काउंट कर सकते हैं, अगर 59 है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोल सकते हैं, ठीक है। सो अल्टरनेटिंग पल्स क्या है, कि जो आपके पास अल्टरनेटिंग पल्स है वो क्या है, उसको इसको जो डिफिनीशन क्या है उसे वीक एंड स्ट्रॉन्ग लेफ्ट वेंट्रिकल के पहले आपको एक पल्स आपको वीक फील होगी, देन स्ट्रॉन्ग, फिर वीक देन स्ट्रॉन्ग, फिर वीक देन स्ट्रॉन्ग, तो इसको हम अल्टरनेटिंग पल्स बोलते हैं। फिर पल्सेस डिफरेंस जो है वो क्या है, टू स्ट्रॉन्ग सेपरेटेड विद डिप, ठीक है, कि टू स्ट्रॉन्ग आपके एओर्टिक रिगर्ज और विदाउट स्टेनोसिस जो है, कि आपको दो स्ट्रॉन्ग
जो आपको पल्स, एक पल्स भी स्ट्रांग होगी लेकिन उस दरमियान में एक आपको स्पेस मिलेगा, फिर दूसरी भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। फिर बाइजेमिनल पल्सेस क्या है, टू पल्सेस रिपीट फॉलोड बाय लॉन्गर इंटरवल। कि बाइजेमिनल पल्स वो है कि आपको दो रिपीट पल्सेस मिलेगी। जिस तरह अगर हम जो आप पल्स की जो साउंड होता है उसको आपको दो पल्स, अगर आप रेडियल या ब्रेकियल दोनों पल्सेस फील करें तो आपको दो पल्सेस बिल्कुल रैपिड मिलेगी, फिर उसके बाद एक लॉन्ग इंटरवल मिलेगा। और ये क्यों होता है, ये वेंट्रिकल प्रीमेच्योर बीट्स में होता है, ठीक है। फिर बाउंडिंग पल्स क्या है, रैपिड रेज ब्रीफ पीक रैपिड फॉल। कि आपका जो बाउंडिंग पल्स है कि वो रैपिड बिल्कुल रेज हो जाता है, फिर वहाँ पे थोड़ी देर रहता है और फिर रैपिड फॉल हो जाता है। तो ये हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस जो पेशेंट की हार्डनिंग ऑफ द वेसल्स उसमें हो जाता है, या पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। ये एक डिजीज़ है जिसमें आपका लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है, जो आप प्रॉपरली ब्लड पुश नहीं कर रहा टुवर्ड द एओर्टा, बट क्या करता है कि वहाँ से उसमें पल्मोनरी आर्टरी में दोबारा से वो ब्लड पल्मोनरी वेन में दोबारा से लंग्स में वो चला जाता है, उसको हम पीडीए बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। एंड हाइपरथायराइड एंजाइटी या फीवर की वजह से ये बॉन्डिंग पल्स हो सकते हैं पेशेंट्स को। जो भी फिब्राइल पेशेंट्स होते हैं उनमें ये बॉन्डिंग पल्स होता है, जिसको फीवर होता है जिन पेशेंट्स को। लेबाइल पल्स जो है एम्पलीट्यूड इंक्रीज विद सेटिंग और स्टैंडिंग। जो पेशेंट बैठा रहते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन तो उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाती है, और जब पेशेंट लेटता है तो उसकी एम्पलीट्यूड कम हो जाती है। नॉट एसोसिएटेड विद डिजीज़, ये डिजीज़ से रिलेटेड नहीं है। पैराडॉक्सिक पल्स जो है डिक्रीज ऑन इंस्पिरेशन। जब पेशेंट सांस लेता है तो उसकी वो पल्स डिक्रीज़ हो जाती है, जिस तरह सीओपीडी या पेरिकार्डाइटिस में हो जाता है। ट्राइजेमिनल पल्स क्या है, 3 बीट्स देन पॉज। कि 3 बीट्स होंगे देन पॉज होगा, फिर 3 बीट्स होंगे देन पॉज होगा, और ये फन बेनाइन और सीओ डिजीज़ की वजह से हो सकता है। वाटर हैमर पल्स जो है जर्की पल्स विथ फुल एक्सपेंशन देन सडन कोलैप्स। की बिल्कुल एक फुल एक्सपेंशन होगी आर्टरीज की, फिर सडन कोलैप्स होगा। और ये क्यों होता है कि ऑर्टिक रीगर्जिटेशन या पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस या पीडीए जिसको हम बोलते हैं उसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। ये पल्स दिस इंपॉर्टेंट पल्स की नॉर्मलिटीज़ हैं, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। जो नॉर्मल जुगुलर वेन की, हम अगर आप कभी जुगुलर वेन असेस करें कार्डिक मोनीटर पे तो आपको इस तरह की वो मिलेगी, आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। सो ए वेव इज काज बाय राइट एट्रियल कंट्रैक्शन। जब आपका राइट एट्रियम कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो उसको हमारे पास क्या है, वो ए वेव बनेगी। द एक्स डिसेंड वे विच इज़ कॉल डिसेंट्स जो है, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंट्स विच इज़ काज बाय एट्रियल रिलैक्सेशन। यहाँ पे आपके एट्रियम रिलैक्स हो जाता है। द सी वेव इज काज बाय द ट्रांसमिटेड कैरोटिड पल्स, इट इज़ सेल्डम डिस्टर्न क्लिनिकली। ये जो हम प्लेचो बोलते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे आपके जो कैरोटिड पल्स है उसकी वहाँ से शुरुआत हो जाती है। द वी वेव इज काज बाय राइट एट्रियल फिलिंग ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। वी वेव आपकी जो वेंट्रिकल सिस्टोल है वो वहाँ से शुरू हो जाती है। एंड द वाइड डिसेंड्स जो नीचे की तरफ आ रहे हैं इज काज्ड बाय रैपिड फिलिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल। और फिर वहाँ से दोबारा आपके जो वेंट्रिकल डायस्टोल है, आपके वेंट्रिकल्स फिलअप होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ द नॉर्मल जुगुलर वेन वेव्स है जो कि आपको कार्डिक, जब आप कार्डिक मॉनिटर आप देखते हैं, ये आपके पास जब आपने इसको असेस करने के लिए अपनी प्रॉपर अरेंजमेंट्स की होती है कार्डिक मॉनिटर में, तो आपको ये वेव नज़र आएगी, ठीक है। सो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अभी नेक्स्ट जो पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ द हार्ट एंड पेरिकार्डियम, उसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी फॉर एनी क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर एनी कंसर्न्स। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।